हेलो बच्चों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, इसके अंतर्गत हम नए साझेदार का प्रवेश से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने देखा था कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, एडमिशन लेता है, तो उस समय त्याग अनुपात, प्राप्ति अनुपात, नया अनुपात, इसकी गणना करना पड़ती है। साथ ही हमें ख्याति का समायोजन करना पड़ता है। और उसके नेक्स्ट जो स्टेप थी वो हमने देखा था कि पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता हमें बनाना पड़ता है। और ये सारे हमने क्वेश्चंस किए। कल की क्लास में मैंने स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम जो हुए थे, उनमें जो साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन में लेकर आया था, जिसमें 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो हमने कल किया। 2016 और 2016 में जो क्वेश्चन आया था वही 2014 में भी आया था, रिपीट हुआ था। वो क्वेश्चन भी हमने कल किया। और इसके बाद में 2013 वाला जो या 2015 वाला जो क्वेश्चन वो हम कर रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कि भाई किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और उसमें क्या पूछा जाता है। जैसे कई बार बच्चों को डाउट रहता है ना कि सर पुनर्मूल्यांकन खाता, फिर पूंजी खाता, चिट्ठा, ये तो क्या इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते, मतलब इतने सारे खाते उसके अंदर बनाना पड़ते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। या तो आपको पूंजी खाता बनाने को आएगा या फिर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने को आएगा, कोई सा एक खाता बनाने के लिए आता है। तो इन क्वेश्चंस की मदद से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। कल हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे, आज उसी को आज हम टू बी कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का वेलकम है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो जर्नी है उसके। देखिए, कल हम यहाँ पर थे 2013, अच्छा 2020 भी हो गया, 2016 भी हो गया, 2015 भी हो गया, 2014 भी हो गया। मतलब इतने सारे क्वेश्चन इन ईयर्स में जो आए थे वो कर लिए थे। 2013 का जो क्वेश्चन था वो मैं बता रहा था, और उसमें ये पूछा गया था कि आपको पूंजी खाता बनाना है और साथ में चिट्ठा भी बनाना है। पूंजी खाता और चिट्ठा बनाने के लिए बोला गया था। तो यहां पर यदि हम देखेंगे, ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को इस प्रश्न का 2013 का जो प्रश्न था इसका पूंजी खाता बना के आपको दिखा दिया था कि पूंजी लाए थे हम, नए साझेदार की पूंजी लिखी थी, उसके द्वारा जो प्रीमियम राशि लाई गई थी वो हमने साझेदारों में बांट दी थी, और ये उनकी पूंजी अंत में आ गई थी, मतलब वर्ष के अंत तक की समायोजित पूंजी है। प्रश्न के अनुसार साझेदारों की समायोजित पूंजी के आधार पर उनका न्यू रेशो होगा। तो 1:20, 80, 60 और 60, तो उस आधार पर उनका जो नया लाभ विभाजन अनुपात है 6, 4, 3 और 3। अब हमें यहाँ पर एक चिट्ठा भी बनाना है। ठीक है, तो हम चिट्ठा भी बनाएंगे, इसी के आधार पर हम चिट्ठा बनाएंगे। तो वो बना लेते हैं 1:20, 80, 60, 60। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट बनाएंगे हम। नई फर्म का न्यू बैलेंस शीट किस प्रकार बनेगा वो हम देख लेते हैं, क्योंकि पूछा है एग्जाम के अंदर, ये पूछा गया है आपसे और इसलिए आपको बनाना पड़ेगा। वैसे बैलेंस शीट बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हमें आना चाहिए। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2011।
लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स और अमाउंट। ठीक है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। अब हम इसके अंदर देखेंगे तो सबसे पहले हमें दायित्व पक्ष में क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले लेनदार है 68,500 रुपए के लेनदार दिए गए हैं। ठीक, बहुत ही धुंधला दिख रहा है यार ये तो। 68 है कि 58 है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन धुंधला दिख रहा है, बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है उसमें। बुक के अंदर भी है, वो देख लेते हैं। लेनदार है 58,500, मतलब क्रेडिटर। ठीक, उसके बाद में साझेदारों की पूंजी दी गई है, कैपिटल BRK, BRK और P। हमने जो साझेदारों का पूंजी खाता बनाया उसके अनुसार 1, 20, 80, 60 और 60 ये उनकी पूंजी होगी। ठीक है, तो 2,3,20,000 टोटल पूंजी हो गई उनकी 3,20,000। इधर आएंगे तो कैश कितने रुपए का है, कैश 1,000 नगद है। ठीक है, मतलब पुराना जो रोकड़ वही में उनका जो बैलेंस शीट में जो कैश है वो कितना है, 1,000 है। और 60,000 गुडविल मतलब प्रीमियम राशि, और 60,000 रुपए कैपिटल के रूप में लेकर आता है वो। तो कितना हो गया, 60 और 60 1,20 और 1,000 मतलब 1,21,000 रुपए ये कैश आया। उसके बाद में बैंक में कितना पैसा है, 15,000 रुपया है। फिर बिल्डिंग, अब बिल्डिंग कितने का है, भवन 1,02,500। ठीक है, तो 1,02,500। इसके बाद में स्टॉक, स्टॉक कितने का दिया गया है, 1,15,000 का। ये सभी चिट्ठे के अंदर दिया गया है। ठीक है, और देनदार डेटर, तो देनदार कितने के हैं, इसमें बहुत ही धुंधला दिख रहा है क्वेश्चन इसके अंदर, तो कलर चेंज करना पड़ेगा। 25,000 रुपये। ठीक है, तो इसके अलावा और हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है। ठीक, अब इस आधार पर हम इसको टोटल कर देंगे। दोनों पक्ष आप लोगों को मालूम है चिट्ठे के दोनों पक्ष बराबर बराबर होना चाहिए। देखिए 58,500 और 3,20 3,78,500। दायित्व पक्ष आ रहा है 3,78,500। अब इधर का यदि हम देखेंगे तो 1,21,000, 15,000, 1,02,500, 1,15,000 और 25,000। ये 5, 6, 2, 8, 5, 13 और 5, 18, 3, 4, 5 और 2, 7 और 3, 3,78,500। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा बैलेंस शीट। कल मैंने आपको पूंजी खाता बता दिया था और आज हमने यह बैलेंस शीट बना लिया। अब इसमें क्या नया है, आपको जो क्वेश्चन के रूप में बैलेंस शीट मिला है और हमने यहाँ बैलेंस शीट बनाया है उसमें आपने क्या चेंज किया ये आपको पता चल जाएगा। तो बैलेंस शीट आप
जो क्वेश्चन के रूप में आपको बैलेंस शीट मिला हुआ है बस आपको वैसा का वैसा उतारना है। पहले तो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया गया है वो 31 मार्च जो भी दिया गया है, तो यहाँ पर 31 दिसंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस तारीख को हमने बैलेंस शीट बनाया। चिट्ठे में दायित्व में लेनदार लिखे हमने वैसे लिख दी, ठीक। पूंजी, उसमें जो पूंजी लिखी थी, अब हमें कौन सी पूंजी लिखना है, नए फर्म की नई पूंजी लिखना है। मतलब पूंजी खाते में जो बैलेंस उनका आया था वो पूंजी यहाँ पर लिखा जाता है। तो हमने पूंजी खाते के जो लास्ट में जो बैलेंस आया था वो पूंजी लिख दी, ठीक है। दो ही चीजें थी दायित्व पक्ष में। संपत्ति पक्ष में फिर कैश, यहाँ पर हमें ये दो चीजों में ही केवल संशोधन करना पड़ता है, एक तो पूंजी में और रोकड़ में। रोकड़ में क्यों? क्योंकि पुरानी रोकड़ 1000 और नया साझेदार जब फर्म में आया तो हम क्या एंट्री करते हैं, रोकड़ खाता डेबिट नए साझेदार की पूंजी खाते से प्रीमियम खाते से, मतलब रोकड़ खाता डेबिट हुआ है, इसका मतलब इस रोकड़ में वो पूंजी और प्रीमियम राशि जुड़ेगी। तो 60,000 ख्याति के और 60,000 पूंजी के लेकर आया, वो हमने रोकड़ में जोड़ दिया। इतना आपको केवल ध्यान रखना है, बाकी एज इट इज हमने वही का वही लिख दिया और टोटल कर दिया। ये हमारा नई फर्म का नया बैलेंस शीट बन गया। नए साझेदार को भी हमने यहाँ शामिल कर लिया। इतना केवल संशोधन करना है और बाकी आपका चिट्ठा बन जाएगा, ठीक है। हमें लगता है कि बहुत कठिन होगा, कैसे बनेगा चिट्ठा, कैसे बनाएंगे, लेकिन आप आसानी से बना सकते हो। चलिए आगे चलते हम। 2013, ठीक है। इसके आगे 2013 के बाद 2012 भी है ना, 2012 है, 11 है, 10 है, देख लेते हैं। हम्म, 13 हो गया, 12, ठीक। अब हम आ जाते हैं 2012 पर, ठीक। ये दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए हैं। उनका चिट्ठा दिया गया है, दायित्व में लेनदार, पूंजी दी गई है, इधर रोकड़ शेष देनदार 25,000 के, उसमें से प्रावधान माइनस किया गया है, स्टॉक, यंत्र और भवन। नीचे क्या दिया, 1 जनवरी 2012 को निम्न शर्तों पर सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया गया। भवन का मूल्य 15,000 रुपए से बढ़ाना है। जो भवन की वैल्यू है वह है 35,000 रुपए। अब उसको 15,000 रुपए से बढ़ाना है, मतलब भवन के मूल्य में वृद्धि हो गई 15,000। यंत्र का मूल्य 10,000 रुपए से घटाना है। यंत्र कितने का है, 45। अब 10,000 घट जाएगा, मतलब उसके मूल्य में 10,000 की कमी हो गई। देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान 10% के बराबर रखना है। 10% के बराबर रखना है, मतलब देनदार कितने के हैं, देनदार है 25,000 रुपए के, और 25,000 रुपए का जो 10% होता है वह कितना होता है, 2,500 रुपए होता है। मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो डूबत ऋण प्रावधान आपको 2,500 रुपए रखना है, जबकि ऑलरेडी पहले से डूबत ऋण प्रावधान 5,000 रुपए है। इसका मतलब ये जो दायित्व था 2,500 रुपए कम हो गया, 2,500 रुपए कम हो गया। तो दायित्व में जो कमी होती है वह फर्म के लिए फायदा होता है, लाभ होता है, और ये हम पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। इसके बाद सी 20,000 रुपए ख्याति और अपने हिस्से के लिए यथेष्ट पूंजी देखा। यथेष्ट पूंजी देगा मतलब हम जब पूंजी खाता बनाएंगे तो पुराने साझेदारों की जो समायोजित पूंजी आएगी उसके अनुपात में वह पूंजी लेकर के आएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना तो आसान है, चलिए बना लेते। पहले हम पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक ही पेज पर हम करके देखते हैं, ठीक है। छोटा सा बनाएंगे इसको भी।
रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये खाते का फॉर्मेट तो हम सभी को आता है। पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले भवन का मूल्य 15,000 से बढ़ाना है, तो संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो डेबिट में, और वृद्धि होगी तो क्रेडिट में। भवन के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो बाय बिल्डिंग 15,000 रुपए से भवन का मूल्य बढ़ गया। यंत्र का मूल्य 10,000 से घटाना है। अभी हमने देखा संपत्ति के मूल्य में कमी, डेबिट, मतलब यहां पर जो टू मशीनरी 10,000 रुपए से कम हो गया। फिर है देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान 10% के बराबर रखना है। दायित्व में जो कमी होती है फर्म के लिए फायदेमंद होती है। कितनी कमी हो गई? 2,500 रुपए की कमी हो गई। बस 3 चीजें हैं। अब इसी आधार पर हम बैलेंस निकाल लेंगे। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ आ रहा है या हानि आ रही है? देखो 15 और 2 17,500 रुपए इधर है और उधर 10,000 है, मतलब 7,500 रुपए का क्या आया? प्रॉफिट आया, जिसे हमें ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन है? ए और बी। ए और बी में हम इसको क्या कर देंगे? हस्तांतरित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब इस 7,500 को 3:2 में बांटना है। देखिए ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। लाभ 7,500 आया तो 7,500 गुणित ए का हिस्सा 3, कुल हिस्से 5, 5 एकम 5, पचम 25, 1500 गुणित 3 मतलब 4500, और बी का हिस्सा कितना आएगा? 7500 गुणित 2/5, ये 1500 गुणित 2 मतलब 3,000। तो 4500 और 3,000 रुपए, ये आ जाएगा 4500 और ये आ जाएगा 3,000। टोटल हो जाएगा हमारा 7,500 रुपए। तो ये बन गया पुनर्मूल्यांकन खाता। बहुत इजी था ये तो। अब हम बनाएंगे, हमें बनाना है साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक, तो पहले हम हेडिंग लिख लें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं। ए और बी 2 पुराने हैं और सी जो है वो नया है। पर्टिकुलर ए, बी एंड सी, ये पर्टिकुलर ए, बी एंड सी। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। ठीक है भाई, पूंजी खाते में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? शेष लाया गया 80,000 और 35,000 रुपए। ए की पूंजी 80 और बी की पूंजी 35,000। फिर नया साझेदार अपनी पूंजी रोकड़ के रूप में लाता है। कितनी पूंजी ला रहा है वो? अब उसकी जो पूंजी है वो यथेष्ट पूंजी होगी। यथेष्ट पूंजी का मतलब होता है कि ए और बी की पूंजी के अनुपात में वो पूंजी लेकर आएगा। ठीक है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में
प्रीमियम अकाउंट, कितनी प्रीमियम है? 20,000 रुपए ख्याति ला रहा है। अब 20,000 रुपए की ख्याति को ए और बी जो है 3:2 में बांट लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका कोई नए निर्देशों के अभाव में पुराना अनुपात ही उनका त्याग अनुपात होता है। तो जो 20,000 रुपए ख्याति लेकर आ रहा है, प्रीमियम राशि ला रहा है, 20,000 रुपए को 3/5, बच्चों का 20, मतलब 4 तिया 12,000 रुपए, और 20,000 गुणी 2/5, मतलब बच्चों का 20 और 4 दोनों 8,000 रुपए। तो ये 12,000 रुपए इसको मिलेगा, 8,000 रुपए इसको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? प्रीमियम आ गया। उसके बाद में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ हुआ था वो भी इनके खाते में जमा होगा, 4500 और 3,000 रुपया। सबसे पहले तो पुराने साझेदारों की पूंजी, नए साझेदार की पूंजी वो अभी लाया नहीं, वो ए और बी की नई पूंजी के अनुपात में समायोजित करेंगे। प्रीमियम राशि लाया था वो हमने त्याग अनुपात में बांट दी, और पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ था 4500 और 3,000 वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास में क्या बचा हुआ है? ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? बैलेंस निकालेंगे, और ए और बी की पूंजी के अनुपात में सी की पूंजी निकालेंगे कि सी कितनी पूंजी लेकर आता है। ठीक है, तो देखिए यहां हम लिख देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक, सबसे पहले तो ए का हिसाब करते हैं हम। ए के पूंजी खाते में कितना पैसा है? 80 और 12 92 और 4 96,500 रुपए। ठीक है, ये ए की पूंजी हो गई 96,500 रुपए। यहां हमने लिख दिया 96,500 रुपए। ए का हिसाब क्लियर। बी के हिस्से में कितने हैं? 35 और 8 43 और 3 46,000 रुपए। ठीक है, तो बी की पूंजी हो गई 46,000 रुपए। यहां भी हमने लिख दिया 46,000 रुपए। अब सी के लिए बोला जा रहा है कि सी कितनी पूंजी लेकर आएगा, तो वो यथेष्ट पूंजी देगा। यथेष्ट पूंजी देगा, इसका मतलब ये हुआ है कि भैया वो ए और बी की जो पूंजी है कुल, उस अनुपात में पूंजी लेकर आएगा वो। तो हम यहां देखते हैं कि भाई ए फर्म का जो कुल हिस्सा है, फर्म का कुल हिस्सा कितना है, या फर्म का कुल भाग बराबर 1। हमने सी को दिया 1 में से 1/4 दे दिया, तो कितना बचा? 3/4। ये फर्म का शेष भाग बचा। तो फर्म का कुल हिस्सा 1 था, 1 में से नए साझेदार सी को 1/4 हिस्सा दे दिया, मतलब 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4, 3/4 बचा। अब ये 3/4 हिस्से के ऊपर किसका राइट है? इसके ऊपर ए और बी का अधिकार है। ठीक है, इसका मतलब ए और बी का कुल हिस्सा कितना हुआ? 3/4। भाई जो बचा हुआ हिस्सा ए और बी का, एक हिस्से में से आपने 1/4 नए साझेदार को दे दिया, बचा 3/4, मतलब वो किसका है? वो ए और बी का है। ए और बी का कुल हिस्सा 3/4। अब ये 3/4 हिस्से, जो 3/4 हिस्सा है ये ए और बी का है, मतलब 3/4 हिस्से की जो कुल पूंजी है वो कितनी है? तो ए की पूंजी है 96,500 और बी की पूंजी है 46,000 रुपए। ठीक है, तो 3/4 हिस्से की कुल पूंजी कितनी हो गई? 96,500 और 46,000, मतलब ये हो गया 5, 6 दूनी 12, 9 4 13 और 1 14, 1,42,500। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 हिस्से की पूंजी हो गई 1,42,500 रुपए। मतलब 4 हिस्से हैं, फर्म के कुल हिस्से 4 हैं,
उसमें से 3 हिस्से की पूंजी 1,42,500 है। तो 4 हिस्से टोटल की कितनी होगी? तो उसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि भाई 1,42,500 ये कितने हिस्से की पूंजी है? ये 3 हिस्से की है। तो 4 हिस्से की पूंजी कितनी होगी? अब यहां पर इसको काटेंगे तो 3 या 9, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 पंजे 15, 43,500 गुणित 4, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, 3 बचा, 4 चौक 16 और 3 19। इसका मतलब ये 1,90,000 ये हो गई फर्म की कुल पूंजी। 1,90,000 रुपए ये क्या आ गई? ये फर्म की कुल पूंजी आ गई। मतलब 4 हिस्से की पूंजी आ गई है। भाई 3 हिस्से की पूंजी, भाई 3/4 मतलब 4 में से 3। तो 3 हिस्से किसके हैं? ए और बी का। तो ए और बी की कुल पूंजी हो गई 1,42,500, मतलब 3 हिस्से की पूंजी 1,42,500। तो 4 हिस्से की कितनी होगी? मतलब फर्म की कुल पूंजी 4 हिस्सा मतलब फर्म की कुल पूंजी हो गई 1,90,000। अब इसमें सी की पूंजी कितनी होगी भैया? तो सी की पूंजी 1,90,000 गुणित 1/4। फर्म की कुल पूंजी 1,90,000 है। अब आपने सी को कितना हिस्सा दिया है? 1/4 हिस्सा दिया है। तो 1/4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 चौक 16, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, 47,500। सी की पूंजी कितनी आ गई? 47,500। मतलब सी कितनी पूंजी लेकर आएगा? यथेष्ट पूंजी उसकी होगी 47,500 रुपए लेकर आएगा। क्लियर? ये बन गया आपका पूंजी खाता। इस प्रकार से निकाला, एक बार और बताता हूं आपको मैं। देखिए, फर्म का कुल भाग, पहले तो पूंजी खाते में हमने लिखा तीनों, 2 की पूंजी लिखी, तीसरा जो सी लाएगा यथेष्ट पूंजी लाएगा। यथेष्ट पूंजी मतलब ए और बी की पूंजी के अनुपात में लाएगा। अब ए और बी की पूंजी कितनी है? 96,500 और 46,000, मतलब फर्म का कुल भाग 1, उसमें से सी को आपने 1/4 दे दिया, तो 1 - 1/4 बराबर 3/4 बचा। भाई आपने सी को दे दिया, तो अब बचा हुआ भाग ए और बी का, मतलब ए और बी का कुल हिस्सा 3/4। 3/4 हिस्से की कुल पूंजी कितनी हो गई? मतलब ए और बी की कुल पूंजी 96,500 और 46,000, मतलब 1,42,500। 3/4 हिस्से की पूंजी 1,42,500, मतलब 4 में से 3 हिस्से की पूंजी 1,42,500। तो 4 हिस्से की कुल पूंजी कितनी होगी? 1,90 होगी। मतलब 1,42,500 3 हिस्से की, तो 4 हिस्से की कितनी होगी? 1,90 होगी। अब 1,90 ये फर्म की कुल पूंजी आ गई, तो सी की पूंजी कितनी होना चाहिए? 1,90 मतलब फर्म की कुल पूंजी। तो फर्म के कुल हिस्से में वो 1/4 हिस्सा ले रहा है, मतलब 1,90 में 1/4 मतलब 47,500 उसको पूंजी लाना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। मतलब इसके अकॉर्डिंग आप, ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब ये कब का है? ये 2012 में आ गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। आप देखना इसको बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 गोपाल और लीला, ये 2011 में आया। देखो 10 साल पहले की बात है ये। 2022 चल रहा है और 2011 मतलब 10-11 साल पहले वाली बात। गोपाल और लीला एक फर्म में साझेदार है जो 4:1 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 7 को उनका चिट्ठा दिया है। लेनदार, सामान्य संचय, लाभ हानि खाता और पूंजी। इधर फर्नीचर, मशीन, भवन, स्टॉक, देनदार और रोकड़। भाई समायोजन में क्या बोला जा रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करके पढ़ते हैं। इस तिथि पर उन्होंने सोनू को निम्नलिखित शर्तों पर साझेदार बनाया। सोनू का व्यवसाय में 1/2 भाग होगा, उसको आधा हिस्सा दिया जा रहा है 50%, जिसके लिए वह 17,500 रुपए पूंजी के रूप में देगी। 17,500 रुपए पूंजी देगी वो। फर्नीचर का मूल्य 2% घटा दिया जाए,
और स्टॉक का मूल्य 6% बढ़ा दिया जाए। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,000 रुपये किया गया है। अंत में साझेदारी के पूंजी खाते सोनू के पूंजी के अनुपात में समायोजित किया जाए। जिसकी पूंजी अधिक है उसे लौटाई जाए और जिसकी पूंजी कम है उससे नगद मंगाई जाए। पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। भाई अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने जो पुराने साझेदारों की पूंजी जो समायोजित पूंजी है, नई पूंजी जिसको बोलेंगे, उसके अनुपात में हमने उसको समायोजित किया था। अब हमें नए साझेदार की जो पूंजी है उसके अनुपात में उसको समायोजित करना है। भाई नया साझेदार आधे हिस्से के लिए 17,500 ला रहा है तो उसकी पूंजी के अनुपात में कितनी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, और वो भी हम उसी टाइप से बनाएंगे अभी जैसे बनाया था, बहुत ही छोटे हिस्से में बना देंगे उसको। आपके हाथ में है उसको बनाना, आप छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब इसमें सबसे पहले फर्नीचर का मूल्य 2% घटा दिया जाए, मतलब 4500 का 10% कितना हो, 2% कितना हो गया। ये फर्नीचर की वैल्यू 4500 है, इसका 2% वैल्यू कम हो गई, मतलब 45 दोनों 90 रुपए कम हो गए। संपत्ति के मूल्य में जब कमी आती है तो उसको डेबिट साइड लिखा जाता है, 90 रुपए। उसके बाद में स्टॉक का मूल्य 6% बढ़ा दिया जाए। स्टॉक, हाँ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। फर्नीचर कितने का है, 10,500 का है, और 10,500 का 2%, 105 दोनों 210, ये आएगा। और स्टॉक का मूल्य 6% बढ़ा दिया जाए। स्टॉक कितने का है, 4500 का है, और इसका 6% बढ़ाना है, मतलब 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 3 27 बढ़ेगा, तो क्रेडिट में लिखेंगे 270 रुपये। फिर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,000 रुपये किया गया है। बस यही चीजें हैं, बस दो ही चीजें हैं। इस आधार पे हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते का कितना आ रहा है, 270 -60, ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है, कौन कौन है, गोपाल और लीला। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, गोपाल और लीला। किस अनुपात में बांटते हैं वो, 4:1, 4:1। तो गोपाल के हिस्से में कितना आएगा, 60 × 4/5, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 12, है ना। 12 ये आ गया, 12, 48 और 12, ये आ गया इसके हिस्से में 48 और इसके हिस्से में 12 आ गया। ठीक, ये बन गया हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
गोपाल, लीला और सोनू। पर्टिकुलर गोपाल, लीला और सोनू। ठीक, ये क्रेडिट्स है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आपको याद होगा, सबसे पहले पुराने साझेदारों की पूंजी लिखेंगे जो कि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में है। कितनी है पूंजी, 9,000 और 1,500 रुपये। गोपाल की 9,000 और लीला की 1,500 रुपये। फिर नए साझेदार के द्वारा जो नगद पूंजी लाई गई है वो लिखते हैं। तो वह आधे हिस्से के लिए 17,500 रुपये सोनू पूंजी लेकर आई। उसके बाद हम प्रीमियम राशि लिखते हैं जिसको कि पुराने साझेदार त्याग अनुपात में बांट लेते हैं। तो प्रीमियम राशि 1,000। भाई फर्म की कुल ख्याति यहाँ पर बताई है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,000 रुपये किया गया। ठीक है, तो 2,000 रुपये में 1/2 हिस्सा उसका 1,000। अब उसमें गोपाल की होगी 1,000 गुणित 4/5, 2 चक्कू 800। और लीला की जो ख्याति होगी 1,000 गुणित 1/5, 5 दूनी 10 मतलब 200। तो 800 और 200। ठीक है, ये प्रीमियम राशि बढ़ गई। फिर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, ये स्टेप बाय स्टेप करना है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 48 और 12, ये पुराने साझेदारों को मिलेगा। अब इसमें एक और नई चीज दी है, जनरल रिजर्व। चिट्ठे के अंदर पुराना संचय दिया गया है 4,000 रुपए का। अब ये 4,000 रुपए का जो संचय है वो हमें गोपाल और लीला में बांटना है। तो 4,000 रुपए जो है ये गोपाल को कितना मिलेगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 4,000 गुणित 4/5, 5×8 = 800 गुणित 4 3200। और लीला को 4,000 गुणित 1/5 मतलब 800। तो ये 3200 इसको मिलेगा और 800 लीला को मिलेगा। फिर एक और चीज दी गई है चिट्ठे के अंदर, P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। उसका बैलेंस दिया गया है 2,000 रुपये। ये 2,000 भी गोपाल और लीला के पूंजी खाते में जमा होंगे। 4/5, 5 का 20, 4 चौकू 16 है ना। और लीला के हिस्से में कितना आएगा, 2,000 गुणित 1/5 मतलब 5 का 20 मतलब 400। तो 1,600 और 400 रुपये ये मिलेगा इनको बाय P&L अकाउंट। 1,600 और 400। ठीक, इतनी सारी चीजें इसके अंदर आ रही। पहले तो हमने पुराने साझेदारों की पूंजी लिखी, नए साझेदार की पूंजी लिख दी, प्रीमियम राशि बांट दी, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ जमा कर दिया, सामान्य संचय और लाभ। पहले मैंने बताया था, आपको याद हो, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यदि पुराना संचय और लाभ दिया है वह पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में उनके पूंजी खातों में जमा हो जाएगा। तो संचय भी और लाभ हानि को हमने जमा कर दिया। अब क्या बचा है, अब हमें इसका बैलेंस निकालना है। अब यहाँ ये बोला गया है कि जो नए साझेदार के द्वारा जो पूंजी लाई जाती है उस पूंजी के अनुपात में इनकी पूंजी को समायोजित किया जाएगा। मतलब जो सोनू है 17,500 रुपये ला रही है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए सोनू
की पूंजी कितनी है? सोनू की पूंजी 1/2 हिस्से की 17,500। भाई सोनू को हमने 1/2 हिस्से के लिए साझेदार बनाया और 1/2 हिस्से के लिए वह 17,500 ला रही है। इसका मतलब फर्म की कुल पूंजी कितनी होना चाहिए? फर्म की कुल पूंजी कितनी होना चाहिए भाई? फर्म में आधा हिस्से के लिए वो 17,500 ला रही है, तो फुल हिस्से की पूंजी कितनी हो जाएगी? 17,500 गुणित 2 मतलब डबल। तो फर्म की कुल पूंजी हो गई 35,000 रुपए। आधे हिस्से के लिए 17,500, तो पूरे हिस्से के लिए 35,000, मतलब फर्म की कुल पूंजी हो गई 35,000। अब इस 35,000 रुपए की जो पूंजी है, इसमें गोपाल, लीला, इनकी पूंजी कितनी होगी? तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? नया रेशो निकालना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, तो न्यू रेशो कितना है भाई? फर्म का जो कुल भाग है, पहले नया रेशो निकालता हूं कि फर्म का कुल भाग एक में से 1/2 हमने दे दिया, मतलब 1/2 हिस्सा ये बचा है, शेष भाग। इसमें गोपाल का कितना आएगा? 1/2 का 4/5 और लीला का 1/2 का 1/5, 4/10 और 1/10। और सोनू का हिस्सा है 1/2। आपके पास नया रेशो क्या आ गया? न्यू रेशो आ गया 4/10, 1/10 और 1/2। यदि आप इसको एलसीएम को बराबर करने जाओगे तो 4:1:5, मतलब 4:1:5। ये आपका क्या आ गया? न्यू रेशो आ गया। अब इस न्यू रेशो 4:1:5 के अनुसार फर्म की कुल पूंजी 35,000 है, उसमें इनकी कितनी पूंजी होना चाहिए? देखिए, तो 35,000, तो गोपाल के हिस्से, गोपाल की पूंजी कितनी होगी? 35,000 गुणित 4/10 कितनी हो गई? 4×5 = 2, 4×3 = 12 और 2 14,000। मतलब गोपाल की पूंजी कितनी होना चाहिए? 14,000 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, गोपाल की पूंजी 14,000 होना चाहिए। थोड़ा सा इसको हम नीचे लिखते हैं। मान लो यदि उसको कैश लाना हुआ तो उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। मतलब गोपाल की जो अंतिम पूंजी कितनी होना चाहिए? 14,000। इसी प्रकार से लीला की पूंजी कितनी होना चाहिए? 35,000 गुणित 1/10, मतलब 3,500 रुपए इसकी पूंजी होना चाहिए। और सोनू की पूंजी तो है 17,500 रुपए है, उसकी पूंजी के अनुपात में तो हमने समायोजित किया है। अब देखिए, हमने लास्ट का जो बैलेंस है वो हमने निकाल दिया। इसका मतलब अब क्या करना है कि गोपाल की पूंजी खाते में कितना पैसा है ये पहले तो जोड़ो। उसमें से 14,000 रुपए देखो कि उसका अंत में इतना आ रहा है। यदि इधर का भाग बढ़ा रहा, ठीक है, तो गोपाल पैसा निकालेगा। और यदि ये भाग बढ़ा रहा, देखो 9,000, 3 12 13, 9 3 12 और एक 13,800, 14,648। ठीक है, 14,648 रुपए गोपाल के पूंजी खाते में जमा है और उसका बैलेंस आ रहा है 14,000। इसका मतलब बाय कैश अकाउंट गोपाल 648 रुपए फर्म में से निकालेगा, मतलब उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है,
फिर लीला का 15, 2 17, 4 21 और 8 2912 रुपए। ठीक है, मतलब अब लीला के पूंजी खाते में कितना है, 2912 रुपए है। यहां पर बताता हूं कि क्रेडिट साइड में उसके हैं 2912 रुपए और डेबिट साइड में है 3500 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लीला को और पैसा लाना पड़ेगा। कितना पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 3500 उसकी पूंजी होना चाहिए। लीला की पूंजी कितनी होना चाहिए, 3500 होना चाहिए, और जबकि उसके पूंजी खाते में कितने हैं, 2912 रुपए ही है। तो ये कितना है, उल्टा यदि घटेगा तो 8 8 और 14 में से 5, 10 8 9 तो 10, ठीक है, 588 रुपए, मतलब 588 रुपए इसको लेकर आना पड़ेगा लीला को। तो यहां पर आएगा बाय कैश, लीला को 588 रुपए यहां लाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको हम बड़ा ऊपर करें। हम्म, लीला 588 रुपए लीला, लीला इतने पैसे लेकर आएगी। ठीक, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, समझ जाना उसको। देखो 14,648 इसका तो हो गया था। ठीक, ये 14,648। अब 3500 रुपए है इधर, और इधर 2912 आया, मतलब 588 इसको लाना पड़ेगा। तो हो जाएगा 3500, और ये 17,500, और ये 17,500। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ बताया था कि सोनू की पूंजी के अनुपात में आपको पूंजी समायोजित करना है। सोनू की पूंजी कितनी है, आधे हिस्से के लिए 17,500, तो फर्म की कुल पूंजी 35,000 हो गई। 35,000 में अब गोपाल का हिस्सा कितना है, मतलब गोपाल की पूंजी होना चाहिए 14,000। ठीक है, वर्ष के अंत में गोपाल की पूंजी 14 होना चाहिए, जबकि गोपाल की पूंजी खाते में 14,648 रुपए है, मतलब 648 रुपए ज्यादा है। तो 648 रुपए गोपाल क्या कर लेगा, निकाल लेगा। अब लीला की पूंजी कितनी होना चाहिए, 3500 रुपए होना चाहिए, जबकि उसकी पूंजी खाते में 2912 रुपए ही है। इसका मतलब इधर हमने लिखा क्रेडिट साइड में बाय कैश 588 रुपए लीला को लाना पड़ेगा, और सोनू जो है, सोनू की पूंजी तो है 17,500 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ जो पहला वाला जो क्वेश्चन था, जो पुराने साझेदारों की जो समायोजित पूंजी के अनुपात में नया साझेदार यथेष्ट पूंजी लाएगा, और इस प्रश्न में नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में पुराने साझेदार, यदि पूंजी कम होती है तो कैश लेकर आना पड़ेगा या फिर वो निकाल लेगा। तो गोपाल की पूंजी ज्यादा है,
और इसलिए वो उसकी पूंजी 14,000, उसके खाते में 14,648, इसलिए 648 रुपये निकाल लेगा। और लीला की पूंजी 3500 आ रही है, जबकि उसके पूंजी खाते में 2912 रुपये ही है जमा साइड में, तो इसलिए 588 लीला को लेकर आना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों प्रश्न जो है अपोजिट एक प्रकार से, कि पहले वाले में हमने पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी के अनुपात में नए साझेदार की पूंजी निकाली, और दूसरे ये वाले प्रश्न में नए साझेदार की जो पूंजी थी उसके अनुपात में नए पुराने साझेदारों की पूंजी को हमने एडजस्ट किया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। सरल है। मुखर्जी चटर्जी साझेदारी व्यापार करते हैं, 2010 का है। वे लाभ हानि का विभाजन 2:3 में करते हैं। 1 अप्रैल को चिट्ठा दिया लेनदार, और इधर दिया है इस तिथि को बनर्जी को साझेदार 1/3 हिस्से के लिए बनाते हैं। स्टॉक फर्नीचर के मूल्य में 12.5% ह्रास लगाना है। भाई स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू जो है मतलब 12.5% कम हो गई। भवन का मूल्य 1500 रुपये से बढ़ाना है, 1500 रुपये बढ़ जाएगा। देनदारों पर डूबत ऋण संचिति बनाना है 5%। बनर्जी का 6,000 रुपये पूंजी के लिए 4,000 रुपये ख्याति के लिए लाता है, और उपरोक्त विवरण के लिए आवश्यक खाते बनाना है, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता। इजी पर प्रश्न है, यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई परेशानी वाला दिख नहीं रहा है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है और साथ में आपको पूंजी खाता बनाना है। वेरी इजी है, आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। आप इसको देख लेना और इसको करके देखना। 2010 वाला जो प्रश्न है इसको आप करके देखना, बहुत सरल है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम मिलेंगे साझेदार का अवकाश ग्रहण। इसके आगे आने वाली जो यूनिट है वो है साझेदार का अवकाश ग्रहण, वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।